हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज सेंटर। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इग्नू की बुक BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत एवं प्रविधि के 3rd चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो है अनुवाद प्रक्रिया और अनुवाद पुनरीक्षण। तो पहले हम अनुवाद प्रक्रिया को समझते हैं। अनुवाद प्रक्रिया में श्रोत्र भाषा और लक्ष्य भाषा का उचित ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें श्रोत्र भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे अनुवाद के लिए इन दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य अनुवाद में अनुवादक से अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। साहित्य अनुवाद में अनुवादक को श्रोत्र भाषा और लक्ष्य भाषा के साथ दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, किसी जर्मनी पाठ का हिंदी में अनुवाद करना है तो अनुवादक के लिए इन दोनों भाषाओं के ज्ञान के अलावा जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है इन दोनों की संस्कृति। तो अनुवाद प्रक्रिया में भाषा के ज्ञान के साथ साथ संस्कृति का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अब देखते हैं अनुवाद प्रक्रिया के चरण, किन किन प्रक्रियाओं से होकर अनुवाद गुजरता है। पाठ अध्ययन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक विश्लेषण, ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे होकर अनुवाद गुजरता है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट पाठ अध्ययन को देखते हैं। इसमें अनुवाद करने से पहले जिसका हम अनुवाद कर रहे हैं उस पाठ को अच्छे से पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं। अनुवाद करते समय इन सभी चरणों पर अनुवादक को विचार करना होता है। सर्वप्रथम मूल पाठ को समग्रता से पढ़ा जाता है। इस समग्रता के भीतर मूल पाठ की वस्तु, उसकी प्रकृति, उद्देश्य आदि को समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सृजनात्मक साहित्य की भाषा गैर सृजनात्मक भाषा से पूर्णतः भिन्न, गहन अर्थ संपन्न होती है। तात्पर्य है, यह विचार के साथ भावों का भी सामंजस्य होता है। इसलिए अनुवादक के लिए बहुत गंभीरता से इसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं अब। पाठ विश्लेषण। अब हमने पहले में पाठ का सही से अध्ययन किया था, अब दूसरे में पाठ का विश्लेषण करते हैं। पाठ विश्लेषण के चरण में अनुवादक अनुवाद की प्रक्रिया को तय करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आंतरिक होती है जिसमें अनुवादक एक मन स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इस चरण के अंतर्गत अनुवाद को यह तय करना होता है कि अनुवाद की भाषा क्या हो, अर्थात अनुवादक के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वह अनुवाद किसके लिए कर रहे हैं, यानी अनुवादक का ग्राहक कौन है। वह वैसी ही शास्त्र समझ भाषा होगी या फिर समय अनुसार बदलना होगा। भाषा वैसी ही रखी जाएगी या समय के अनुसार भाषा को बदलना होगा। पाठक की आयु, उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकता, सभी बिंदु पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसी के अंतर्गत
पाठानुवाद के उद्देश्य की भी चर्चा होती है। ये सब पाठ विश्लेषण में होता है। पाठ का विश्लेषण किया जाता है। ये तय किया जाता है कि भाषा क्या होगी। ये देखा जाता है कि अनुवाद किसके लिए कर रहे हैं, ग्राहक कौन है, और क्या भाषा को वैसा ही रखा जाए या समय के अनुसार बदलना होगा। पाठक की आयु क्या होगी, क्षमता क्या है और उसकी आवश्यकता, इन सब पर विचार किया जाता है। और फिर अनुवाद के उद्देश्य की भी चर्चा की जाती है इसमें। अब इसके थर्ड पॉइंट भाषांतरण को देखते हैं। भाषांतरण तीसरा चरण भाषांतरण है। इसमें अनुवादक मूल भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में अंतरित करते हैं। यह विश्लेषण के ठीक बाद का चरण है। इसके तहत अनुवादक तय रणनीति के अनुसार भाषांतरण करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत सही भाषा का चयन, सही वाक्य संरचना, भाषा का अपना मुहावरा, कथ्य के साथ न्याय आदि विभिन्न बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है। यह वास्तव में एक जटिल चरण है जिसमें अनुवादक भाषा, प्रतीकों, संवेदनाओं, अर्थ छायाओं आदि के सही प्रयोग की समस्या से जूझते हैं। उनके सामने समस्या होती है कि भाषा किस तरह की रखी जाए, सही प्रतीक, संवेदनाओं, अर्थ छाया आदि के सही प्रयोग की समस्या से जूझना पड़ता है कि किस तरह से इन्हें सही से रखा जाए अपने पाठ में। अब आता है प्रतिस्थापन। यह भाषांतरण के बाद और कहे तो लगभग साथ की ही प्रक्रिया है। इसके तहत अनुवादक शुद्ध भाषा की वाक्य संरचना, पदबंध, प्रवाह, अर्थ छाया, शब्द संगति आदि को लक्ष्य भाषा के पाठ में रखकर तो देखते ही है, साथ ही इन दोनों भाषाओं की संस्कृति के साथ न्याय हो पाया है या नहीं, यह भी देखना आवश्यक होता है। इसमें देखते हैं दोनों पाठ में जो वाक्य संरचना है, पदबंध है, प्रवाह है, अर्थ छाया, शब्द संगति, इन सब को लक्ष्य पाठ में रखकर देखना होता है और साथ ही उनकी संस्कृति के साथ न्याय हो पाया है या नहीं, ये भी देखना होता है। अब है तुलनात्मक विश्लेषण, इसका लास्ट पॉइंट। तुलनात्मक विश्लेषण मूल्यांकन साहित्य के अनुवाद का अंतिम तथा सबसे कठिन चरण है। इसके तहत दो पाठों को आमने सामने रखकर न केवल भाषिक और पाठगत आधार पर तुलना करते हैं, अपितु इस तुलना का महत्वपूर्ण आधार होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का मिलान। इसमें होता है हमारा अनुवाद हो चुका है, अब दोनों पाठों को आमने सामने रखकर उनकी तुलना की जाती है, इसलिए इसका नाम भी तुलनात्मक विश्लेषण इसी आधार पे है। दोनों पाठों को आमने सामने रखकर उनकी भाषिक, पाठगत और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में मिलान किया जाता है। मूल्यांकनकर्ता पाठ के प्रकाशन से पूर्व तथा उपरांत मूल पाठ तथा अनूदित पाठ का मिलान कर अपनी टिप्पणी देते हैं, जिसकी सहायता से अनुवादक को यथासंभव सुधारा जा सकता है। अगर उसमें कोई गलती हुई तो उसे सुधारा जा सकता है। यह हमारा समाप्त हुआ।
हमने पढ़ा है इसके अनुवाद प्रक्रिया के चरण। अनुवाद प्रक्रिया के 5 चरण थे। पहला था पाठ अध्ययन, फिर पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक विश्लेषण। अब हम देखते हैं पाठ पुनरीक्षण, अनुवाद पुनरीक्षण। अनुवाद पुनरीक्षण। पुनरीक्षण शब्द पुनः ईषण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पुनः देखना। अनुवाद के संदर्भ में पुनः ईषण से तात्पर्य है अनुदित पाठ का पुनः पाठ तथा उसमें अपेक्षित सुधार करना। जो हमारा पाठ अनुदित हो चुका है, जिसका हम अनुवाद कर चुके हैं, उसको पुनः देखना और उसमें सुधार करना। किसी पाठ के अनुवाद से पूर्व अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे 2 भाषाओं के साथ उस विषय विशेष का भी ज्ञान हो जिसका कि वह अनुवाद कर रहे हैं। इतनी जानकारी होने के बावजूद भी अनुवादक को पाठ के अनुवाद करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ही अनुवाद की चुनौती कहा जाता है। सभी समस्याएं भाषागत, संस्कृतिगत, विषय के ज्ञान से संबंधित अथवा अन्य कारणों से हो सकती है। अनुवादक इसी क्रम में सबसे पहले शॉर्ट पाठ का विस्तृत अध्ययन करते हैं और फिर उसके पश्चात पाठ का विश्लेषण, भाषांतरण। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी अनुवादक से अनेक त्रुटियां छूट जाती है। त्रुटियां मतलब गलतियां। इतनी सावधानी से पाठ को अनुवाद करने पर भी अनेक गलतियां छूट जाती है, जो संभवतः स्वाभाविक भी है। ऐसी स्थिति में मुद्रण से पूर्व अनुदित पाठ को फिर से पढ़ा तथा आवश्यकता पड़ने पर सुधारा भी जाता है। पाठ के मुद्रण से पहले पाठ को फिर से पढ़ा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सुधार भी किया जाता है। इसी प्रक्रिया को पुनरीक्षण कहा जाता है। पुनरीक्षण का कार्य स्वयं अनुवादक अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा दोनों का समूह भी कर सकता है। पुनरीक्षण का काम या तो खुद अनुवादक कर सकता है या कोई और अन्य व्यक्ति कर सकता है या दोनों का समूह भी कर सकता है। पुनरीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा, समर्पण, तटस्थता है। पाठ से स्वयं को पूरी तरह तटस्थ रखकर उसका पुनः पठन तथा पुनरीक्षण किया जा सकता है। अनुवादक से हुई सामान्य भूलों अथवा त्रुटियों को पढ़कर उसमें अपेक्षित सुधार करना, उसे बेहतर पाठ बनाना ही पुनरीक्षण का कर्तव्य है। पुनरीक्षण मूल तथा अनुदित पाठ का पुनः विश्लेषण करते हैं एवं वाक्य की आत्मा को पूरी तरह समझते हुए प्रस्तुत अनुवाद को मूल के अनुसार सुधारता है। और पाठ का पुनरीक्षण हो जाते ही मुद्रण के बाद उस पाठ में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटियों की जिम्मेदारी अनुवाद पुनरीक्षक की हो जाती है। अब इसके बाद भी अगर कोई गलती या चूक रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी अब अनुवाद पुनरीक्षक की हो गई, क्योंकि उसने तो अंतिम काम उसी का था
उसने जांचा, अगर फिर भी गलती रहती है तो ये जिम्मेदारी अनुवाद पुनरीक्षक की है। तो हमारा ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आया हो। आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।